ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। नरमी का हकदार नहीं होता शत्रु। अभी आप देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान में जो युद्ध शुरुआत हो गई ना, उसी की बात हो रही है। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये एशिया है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है, ये ईरान आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये आप देखते हैं तेहरान इसकी राजधानी है। यहाँ आपको फारस की खाड़ी देखने को मिल जाएगी, ये ओमान की खाड़ी आप देख रहे हैं। तो आप देखिए, ईरान के विरुद्ध इजराइल की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन राइजिंग लाइन ने ऑपरेशन सिंदूर का स्मरण करा दिया, यानी कि इसे याद दिला दिया। और आप देखेंगे इसमें कि भारत का ऑपरेशन स्थित है, इजराइल का जारी है। भारत पाकिस्तान के बीच 100 घंटे से भी कम चले सैन्य संघर्ष पर विराम की चर्चा भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 मई की रात अपने पहले बार में हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में 9 बड़े आतंकी अड्डों समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें दर्जनों जिहादी मारे गए। पाकिस्तान के अंधाधुंध पर बैठ कर दिए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में भारत ने उसके 11 वायुसैनिक अड्डे और लाहौर एवं सियालकोट स्थित हवाई रक्षा प्रणाली बर्बाद की और उसके कई लड़ाकू विमान ध्वस्त किए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह तय किया गया था कि हम केवल आतंकी ठिकानों पर निशाना साधेंगे, और भी सावधानी जिम्मेदारी से, बिना उसकी सेना को निशाना बनाए, ताकि बात ना बढ़े और वहां की जनता को बिना निशाना बढ़ाए। और यह क्या बताता है कि हमारी मनस्थिति के बारे में, और इससे हम शत्रु को क्या संदेश देते हैं। और क्या हम इस भ्रम में थे कि पाकिस्तान हमारी इस सदास्थिरता को समझेगा? क्या हम नहीं जानते थे कि हम अपना हाथ कितना भी रोकें, वह पलटवार करेगा ही? क्या हमने यह सोचा था कि अगर हम उसकी सेना को नहीं छेड़ेंगे तो वह भी हमारी सेना को निशाना नहीं बनाएगा? जब हमने बालाकोट पर चढ़ाई की थी तो पाकिस्तान वायु रक्षा प्रणाली मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी। इस बार शत्रु को पता था कि अब भारत के सामने उसकी सीमाओं के भीतर घुसने की कोई मजबूरी नहीं है, और हमारी सेनाएं सैकड़ों किलोमीटर दूर ही दृष्टि से परे ठिकानों को निशाना बनाने में समर्थ है। हमें भी पता था कि पाकिस्तान के पास ऐसी क्षमता आ गई कि वह हमारे लिए चुनौती बन सकती है। युद्ध का सर्वसम्मत नियम है सबसे पहले शत्रु की प्रतिरक्षा और जवाबी हमले की प्रणाली कुंद करना। इजराइल ने यही किया। उसने पहले ही बार में ईरान के कई जनरल ढेर कर दिए, लेकिन शायद हमने इस सर्वमान्य नियम पर अमल करना आवश्यक नहीं समझा। 1947 में पाकिस्तानी सेना कबायलियों के रूप में कश्मीर पर चढ़ दौड़ी थी, तो नेहरू जी ने उस हमले को तूल न देने और जिम्मेदार दिखने की चाहत में सेना के हाथ बांध दिए थे। और आप देखिए, सीमा पर उन जगहों पर सेना को कोई कार्रवाई नहीं करने दी थी जहां से पाकिस्तान रसद, गोला बारूद, सैनिक और निर्देश भेज रहा था। करीब 15 महीने चले उस युद्ध में हमने सूरवीर तो खो दिए, समय पूर्व युद्ध विराम करके भूमि भी गंवाई। देखिए, कई लोग कहते हैं कि उस समय की कुछ और परिस्थिति थी, आज की कुछ और परिस्थिति है। ये आप देखिए, 1962 में भी चीनी आक्रमण को तूल न देने के इरादे से नेहरू जी ने वायुसेना को प्रतिरक्षा में नहीं उतारा। यह एक बड़ा कारण था कि भारत ने बड़ी संख्या में सैनिक खोए, भूमि खोई और खोया अपना आत्मविश्वास। 1999 के कारगिल युद्ध में भी अटल जी की सरकार ने नियंत्रण रेखा को सेना के लिए लक्ष्मण रेखा में बदल दिया। वायुसेना के विमानों को न केवल एक सक्रिय गलियारे में उड़ना पड़ता था, अपितु उसके लिए सीमा पर पार वहां पार करना वर्जित था, और जहां शत्रु को भयंकर क्षति पहुंचती। और इससे संघर्ष लंबा खिंचा और बलिदानी सैनिकों की संख्या बढ़ी। ऐसा नहीं है कि जब हमने एक सहज सामरिक बुद्धि से काम लिया तब तक उसका लाभ ना मिला हो, पर हम पुराने अनुभव से सीख नहीं लेते या उन्हें याद नहीं रखते। 1965 में पाकिस्तान ने घुसपैठिया भेजकर कश्मीर हथियाने का प्रयास किया, पर जनरल हरबख्श सिंह सेना लेकर लाहौर तक जा पहुंचे। केवल 17 दिनों में पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए, युद्ध विराम हो गया। 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण का लाभ लेने के लिए जब चीन ने हमें सिक्किम में नाथुला और जलेपा ला खाली करने के लिए घुड़का, तो वहां तैनात दोनों वाहिनियों को आदेश दिया गया कि लौट आएं। जलेप ला में तो आदेश का पालन हुआ, पर पराक्रमी जनरल संगत सिंह ने नाथुला का मोर्चा छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने बाद में 1967 में हुई झड़प में चीन को ऐसी मार लगाई कि उस सन की 1962 की सारी खुमारी उतर गई। जलेप आज भी चीनी कब्जे में है,
पर नाथुला पर तिरंगा फहरा रहा है। 1971 में भी जनरल संगत सिंह को आदेश मिला कि त्रिपुरा से पूर्वी पाकिस्तान में घुसें, किंतु मेघना नदी पार न करें। हालात देखकर उन्होंने वहीं चौड़ी नदी पार की और ढाका पहुंचने वाली सबसे पहली वाहिनी उन्हीं की थी। 13 दिन में पाकिस्तान की नाक जमीन में रगड़कर उसके 93,000 सशक्त सैनिकों से आत्मसमर्पण कराने में उनकी प्रमुख भूमिका थी। बात बढ़ जाने वाली मानसिकता हावी रहती तो क्या ऐसे परिणाम मिलते। और आप देखिए 6 मई को जब हमने शत्रु की वायुसेना को निशाने पर लिया अपने सूरवीर आकाश में उड़ाए और उन्हें जोखिम में डाला, तब हम यह क्यों भूल गए कि पाकिस्तानी फौज का ध्येय वाक्य तकवा, ईमान, जिहाद भी सभी ला, यह उस जिहाद का स्रोत है जिसे हम सजा देने निकले थे। पर हमने तय किया था कि जिहादी सेना पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और शत्रु को एक सीमित और सही अनुपात में ही सजा देंगे। यह हमने उस शत्रु के लिए तय किया जिसने हमारे गुरुद्वारे, मंदिर, ईसाई स्कूल के साथ साथ निहत्थे नागरिकों पर भी ड्रोन मिसाइलें दागी। आखिर ऐसे शत्रु की इतनी भल मन शाहत नरमी दिखाने की क्या जरूरत थी, और वह भी तमाम जोखिम उठाकर। इस सब के बाद भी हमारे सूर्यवीर उन्होंने बिना भय संक्रोश स्वयं को झोंक दिया। और आप देखते हैं कि नमन है उनके साहस को। 6 मई के बाद जब पाकिस्तान अनाप शनाप डींग हाँकता रहा, तब हमने उसे एक मिथ्या आख्या नैरेटिव गढ़ने का अवसर दिया। उस उल जलूल नैरेटिव को फिर से नियंत्रण में लिया जा सकता था अगर हमारी सेना को 48 से 72 घंटे और मिल जाते शत्रु के हाथ आगे गर्दन दबोचने के लिए। फिर ना तो हमें अपने दावों को सही साबित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ना ही कई देशों के में प्रतिनिधि मंडल भेजने पड़ते हैं। कहीं ऑपरेशन सिंदूर के अचानक स्थगन ने सौर से कमाए गए एक बड़े मौके को हाथ से जाने तो नहीं दिया। इस पर विचार इसलिए करना होगा क्योंकि ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। ये लेखक, मीडिया, राजनीतिक के प्राध्यापक, राजनीतिक विश्लेषक, रूट इन कश्मीर के सह संस्थापक हैं। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया सुशील पंडित के द्वारा। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। देखिए ये पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। ये बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये आप देखिए चीन है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी किससे, चाइना से लगती है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइए। लाखों सपने साकार करेंगे वंदे भारत। ये आप देखिए पहलगांव में भारत की सामूहिक चेतना पर एक गहरे दर्दनाक आघात और उसकी पीड़ा के बीच पिछले दिनों जब कश्मीर घाटी में वंदे भारत एक्सप्रेस की सीटी गूंजी, तो यह मात्र एक ट्रेन की उद्घोषणा नहीं थी, यह कश्मीर घाटी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र का साक्षात रूप था। प्रधानमंत्री की ओर से कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना बस एक रेलगाड़ी के संचालन के शुभारंभ का नहीं, यह उस वंचित और आहत भूभाग के पुनः भारत की मुख्यधारा से जुड़ने का प्रतीक है जिसकी घाटियां अनुच्छेद 370 हटने के पूर्व वर्षों तक न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी देश के शेष भाग से कटी थी। कश्मीर तक रेल पहुंचाना केवल भौगोलिक नहीं, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मानसिक दूरी को पाटने का राष्ट्रीय प्रयास है। दर्जनों सुरंग और पुलों से गुजरती इस रेल लाइन पर स्थित T49 सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है जो करीब 13 किलोमीटर लंबी है, और चेनाब नदी पर बना रेलवे पुल जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज पुल है। यह पुल मात्र स्टील और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में भारतीय रेल की अद्वितीय उपलब्धि है, बदलते भारत की संकल्प शक्ति और सामर्थ्य का परिचायक है। और इसके आप देखते हैं क्या, इसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक पहुंच को लक्ष्य बनाया गया, चाहे वह पर्वतीय भूभाग में स्थित हो या दिल्ली से दूर किसी सीमांत गांव में। और 2024 में आप देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर से 8,000 से अधिक छात्र उच्च शिक्षा के लिए राज्य के बाहर गए। इसमें आधे से अधिक पंजाब और दिल्ली के आसपास गए। ये छात्र कई बार मौसमी अवरोधों और असुरक्षित सड़क मार्ग का सामना करते थे। पिछले कुछ वर्षों में मौसम की मार के कारण सड़क परिवहन प्रतिवर्ष औसतन महीने भर से अधिक बंद रहा, और ये बंद राजमार्ग विद्यार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा और समग्र शैक्षणिक प्रवाह को बाधित करते हैं। यह देखा गया है कि सामाजिक असमानता की पहली रेखा स्कूल की चौखट पर खींचती है। आवागमन की समस्या गंभीर हो तो अभिभावक बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने से कतराते हैं। लड़कियों का शिक्षा के लिए संघर्ष तो और कठिन हो जाता है। हरियाणा के नूह जिले जैसे उदाहरण बताते हैं कि जहां स्कूल
तक पहुंचना कठिन होता है, वहां महिला और पुरुष साक्षरता में अंतर बहुत बड़ा है। कश्मीर जैसे दुर्गम क्षेत्र में जहां जलवायु और सुरक्षा दोनों की ही चुनौतीपूर्ण है, वहां सुगम और तीव्र और सुरक्षित रेल यात्रा की व्यवस्था पर्यटन, व्यापार और अन्य सुविधाओं के साथ शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। इसका प्रभाव यह होगा कि अब किसी छात्र छात्रा को विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए अवरोधों से नहीं जूझना होगा। यह रेल सेवा महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी क्रांतिकारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मूल भावना शिक्षा को केवल कक्षा तक सीमित नहीं रखती है, बल्कि उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र तक विस्तार देती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के विशेष प्रयास से जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई ज्ञानोदय एक्सप्रेस जैसी पहल में भागीदारी बनी। जम्मू कश्मीर की कई छात्राओं ने स्वीकार किया था कि वह उनकी पहली रेल यात्रा थी। वे रेलगाड़ी में सवार होकर बाहर निकली, इस नए शहरों, विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों को देखा। यह एक प्रकार की बौद्धिक मुक्ति भी है, जिसकी राह अब वंदे भारत जैसी रेल सेवाएं सुगम कर रही हैं। छात्र छात्राओं को भारत की विविधता से रूबरू कराना केवल सांस्कृतिक सजगता का निर्माण नहीं करता, बल्कि यह उन नागरिकता के उस भाव से जोड़ता है जिसमें वे अपने को न केवल कश्मीर की बल्कि पूरे भारत की संतान समझते हैं। और आप देखिए, कश्मीर की वादियों तक पहुंची रेल लाइन केवल पटरियों का जोड़ नहीं है, यह असमान अवसरों को समान मंच पर लाने की एक मौन क्रांति है। यह उस अंतर संबंध को भी पुनः स्थापित करती है जिसमें भारत का हर कोना एक दूसरे से भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के साथ ही जैसे घाटी की खिड़कियां खुल गई, बर्फ से ढकी पहाड़ियां के उस पार अब केवल बंकर नहीं, पुल हैं। अब संदेह को पीछे छोड़ती अनंत संभावनाएं, भय नहीं भरोसा है। अब कश्मीर विकास की रोशनी है और यही भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक और नैतिक जीत भी है। यह रेल यात्रा घाटी को उसकी पुरानी निष्क्रियता से मुक्त कर एक गतिशील भविष्य की ओर ले जा रही है। यह हमारे समय का वह निर्णायक क्षण है जहां शिक्षा, समानता, संचार और सुरक्षा एक साथ रेल की पटरियों पर दौड़ रहे हैं और उनके साथ संवर रहे हैं लाखों सपने। लेखक दो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और गरिमा गुप्ता और दुष्यंत कुमार है, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं बताइए। सुख की कामना, आजकल जहां देखिए यही चर्चाएं तो हो रही हैं। सुखी कोई नहीं है, लेकिन सुखी मनुष्य वह है जो अपनी वर्तमान उपलब्धियों पर संतोष करके ईश्वर को धन्यवाद देता है और साथ ही जीवन में अधिक पाने तथा आगे बढ़ने के लिए खिलाड़ी जैसे पर्यटन जारी रखता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे सदा सफलता ही मिलती है और किसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो सकें। हमेशा चैन की जिंदगी किसने बिताई। जीवन का स्वरूप ही ऐसा है, उसमें खोने और पाने का सिलसिला चलता रहता है। इस खोने और पाने को ही गति कहते हैं। लंबी मंजिल इसी तरह पूरी होती है, जिसे पाने की खुशी मनाने की आदत नहीं, जो खो गया उसी पर पश्चाताप करता रहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। भविष्य के गर्भ में क्या है कौन जानता है। विपत्ति के पहाड़ टूट सकते हैं और सफलताओं के सुख साधन भी जुट सकते हैं। सब कुछ अनिश्चित ही है, तो भयानक विषकाओं की कल्पना करके उद्ग्रन रहने की क्या आवश्यकता है। फिर सुखद संभावनाओं के सपने गढ़ने में ही क्या हानि है। उज्जवल भविष्य के प्रति आशावान रहना सुख का सबसे बड़ा स्रोत है और कुरूपता से तुलना करने पर ही सौंदर्य की उत्कृष्टता प्रकट होती है। सर्दी के कारण ही गर्मी की महत्ता का बोध होता है। अभावों के कारण भावों का सुख मिलता है। रात्रि से तुलना करने पर दिन का आनंद मिलता है। बिच्छों के कष्ट की अनुभूति ही मिलने को सरस बनाती है। असफलताओं की स्मृति में ही सफलता के महत्व का पता चलता है। यदि प्रतिकूलता अनुकूलता में से एक ही रह जाए तो फिर यहाँ सरसता और आनंद जैसी कोई वस्तु शेष नहीं रह जाएगी। निराशा तो मृत्यु है। वर्तमान को दुखपूर्ण और भविष्य को अंधकार युक्त मानकर हम केवल दुख पाते हैं, विनाश को न्योतते हैं। इसलिए सुख प्राप्ति के लिए सदा आशावान बने रहने में ही सोच की सुंदरता है। बड़ा दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है, देख रहे हो आप। जातिवार जनगणना, इस जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। व्यवस्थित नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। अंतिम बार जाति आधारित जनगणना के आंकड़े 1931 में जारी किए गए थे। जाति आधारित जनगणना कहने का मतलब है कि जातियों की जनगणना, किस जाति की संख्या कितनी है। और जो लोग कहते हैं कि इसके फायदे हैं, वो कहते हैं कि भैया जब जातियों की संख्या मालूम होगी तभी तो मालूम चलेगा उनका पिछड़ापन क्या है, उन्हें कौन सी योजनाओं की जरूरत मालूम है। समझ रहे हैं, जब पशु पक्षियों की जनगणना हो सकती है तो जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती। जो इसके विरोधी हैं, विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि अगर जातियों की जनगणना हुई तो आपसी दुश्मनी बढ़ेगी कि हमारी जनसंख्या इतनी, हमारी जनसंख्या इतनी। जनगणना के लिए अधिसूचना जारी होने की प्रतीक्षा की जा रही थी, इसलिए और भी अधिक, क्योंकि एक तो कोविड महामारी, अन्य कारणों से इस समय
इसे समय पर नहीं शुरू किया जा सका और फिर कुछ समय पहले सरकार ने अचानक जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले लिया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है। मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लेकर केवल विपक्षी, विशेष रूप से कांग्रेस से एक मुद्दा ही नहीं छीना, बल्कि भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर लाने का भी निर्णय किया। चूंकि कई नीतियों का आधार ही यह होता है कि किसी वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, और इसलिए सैद्धांतिक रूप से जातिगत जनगणना कराना उचित और आवश्यक था। आखिर SC ST समुदाय की ही हो रही थी, अब अन्य वर्गों के साथ OBC की भी होगी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अभी 1931 के जातिगत जनगणना के आंकड़ों से या फिर अनुमान से काम चलाया जा रहा था। आज़ादी के बाद किन्हीं कारणों से और शायद जातिवादी राजनीति को बल मिलने की आशंका से जातिवाद जनगणना से बचा गया। इस आशंका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। आज भी कुछ लोग अंदेशा प्रकट कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना के आंकड़े कहीं उन राजनीतिक दलों का काम आसान ना कर दें जो जाति विशेष को ही राजनीति करते हैं। और आप देखते हैं कि सामाजिक न्याय के नाम पर समाज को बांटने वाली जाति की राजनीति नहीं होनी दी जानी चाहिए। जहां सरकार को विश्व की सबसे बड़ी आबादी की गणना कराती हुई इस संदेश को दूर करने के जतन करने चाहिए, वहीं जनगणना की अधिसूचना पर किंतु परंतु कर रही कांग्रेस को बताना चाहिए कि आखिर उसने अपने लंबे शासनकाल में ऐसी जनगणना क्यों नहीं कराई। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार जनगणना की अधिसूचना जारी कर कोई नया अनोखा काम नहीं करने जा रही है। यह यदि ऐसा है तो बताएं कि आखिर उसने जनगणना के जरिए कौन से अनोखे काम किए। अपने कार्यकाल में जातिगत जनगणना कराने की जरूरत को खारिज करने और फिर यकाएक उसकी सबसे बड़ी पक्षधार बनी कांग्रेस ऐसा जता रही है कि जातिवाद जनगणना देश की समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान है। निसंदिग्ध जातिगत जनगणना से करीब एक सदी बाद भारतीय समाज के तमाम जाने अनजाने पहलुओं की सच्चाई सामने आएगी। कुछ में तक टूटेंगे बनेंगे, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की नीतियों को ठोस दिशा देने में मदद मिलेगी, लेकिन वह समस्त समस्याओं की हल की कुंजी नहीं है। वैसे ही जैसे आरक्षण सभी समस्याओं का निदान नहीं करता। चूंकि 2021 में होने वाली जनगणना अब होने जा रही है, इसलिए अगली जनगणना 2031 में शायद ही हो। जो भी हो, जनगणना के आंकड़े परिसीमन के साथ महिला आरक्षण लागू करने का आधार भी बनेंगे। और देखिए, राजनीतिक पार्टियों की ऐसी हालत है कि वो जब सत्ता पक्ष में रहती हैं तो उनका विचार कुछ और रहता है, जब वो विपक्ष में रहती हैं तब उनका विचार कुछ और रहता है। चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे बीजेपी की या किसी और दल की। बड़ी चुनौती पाकिस्तान के साथ लगते पंजाब के सीमावर्ती जिलों, खासकर अमृतसर, तरन तारण में मादक पदार्थों की तस्करी का क्रम न टूटना पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। इसके साथ फिरोजपुर, फाजिल्का, पठानकोट, गुरुदासपुर जिले में भी सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी होती रहती है। शुक्रवार की सुबह भी पुलिस ने अमृतसर के छहरटा क्षेत्र में से 4.5 किलो हीरोइन और 11 लाख रुपए का ड्रग्स मनी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। ये तस्कर पाकिस्तान में बैठे तस्करों से मिले हुए थे। वहां से डॉन के माध्यम से भेजी जाने वाली हीरोइन की खेप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। और ऐसे आप देखते हैं क्या, ऐसे समय जब पंजाब सरकार पुलिस प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए नशे के विरुद्ध युद्ध में जुटी हुई है, तब ऐसी गतिविधियों का जारी रहना चिंता की बात है। मादक पदार्थों की तस्करी को नशे के विरुद्ध अभियान के मार्ग में अवरोध ही कहा जा सकता है। वह ठीक है कि पुलिस लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चला रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी भी बड़ी संख्या में तस्कर पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में छिपे बैठे हैं। पुलिस को ठोस योजना बनाकर इनके विरुद्ध अभियान चलाना होगा और इन पर शिकंजा कसकर ही मादक पदार्थों की तस्करी की चैन को तोड़ा जा सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं? ये पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। कितना हो एसी का तापमान। आजकल एसी के तापमान को लेकर भी खूब बातें हो रही ना। भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। गर्मियों में जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो एसी की खपत काफ़ी बढ़ जाती है। अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने एसी के तापमान को 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। उल्लेखनीय है कि एसी का तापमान जितना कम होगा, ऊर्जा का खपत उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। यदि तापमान को 24 से 26 डिग्री के आसपास रखा जाए तो एसी की कार्यक्षमता बढ़ेगी। भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार यदि एसी का तापमान 1 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो लगभग 6% बिजली की बचत होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी एसी को 18 डिग्री तक पर चलाता है और इसे 24 डिग्री पर समायोजित करता है तो यह परिवर्तन न केवल बिजली के बिल को कम कर सकता है बल्कि पूरे वर्ष में 20 अरब यूनिट तक बिजली की बचत भी कर सकता है। यह आंकड़ा तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम जानते हैं कि 2030 तक भारत में एसी से जुड़ा बिजली का भार 200 गीगावाट तक पहुंच सकता है, जिससे राष्ट्रीय बिजली उत्पादन पर भारी दबाव पड़ सकता है। यह केवल आर्थिक ऊर्जा से जुड़ा मामला नहीं है, इसका गहरा संबंध स्वास्थ्य से भी है। अत्यधिक ठंडे तापमान पर रहने से शरीर की प्राकृतिक
ताप नियंत्रण प्रणाली प्रभावित होती है। 18 डिग्री सेल्सियस से उससे कम तापमान में रहने से उच्च रक्तचाप, अस्थमा, सांस की तकलीफ और अन्य श्वसन समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। अध्ययन में यह सिद्ध हुआ है कि हल्का गर्म इंडोर तापमान हृदय और श्वसन स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि तापमान नियंत्रण नीति ने से सिर्फ ऊर्जा बचत ही नहीं होगी, बल्कि इससे ऊर्जा उत्पादन में होने वाले कार्बोत्सर्जन में भी कमी आएगी। आज भी भारत की बड़ी विद्युत इकाइयां कोयले पर आधारित हैं, जो वातावरण में भारी मात्रा में प्रदूषक छोड़ती हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार यह नीति न केवल शहरी उपभोक्ताओं के लिए बल्कि सरकार के लिए भी आर्थिक रूप से लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे बिजली संयंत्रों पर बोझ कम होगा, ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकेगी। और जब एक छोटे से परिवर्तन से इतनी बड़ी ऊर्जा बचत हो सकती है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी आदतों में बदलाव लाएं और अपनी जीवन शैली से अधिक उत्तरदायी पर्यावरण हितैषी बनाए। यह नीतिगत कदम यदि व्यापक स्तर पर लागू होता है तो न केवल देश की ऊर्जा आपूर्ति अधिक स्थिर होगी, बल्कि इससे आम नागरिकों को भी प्रत्यक्ष आर्थिक और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। लिहाजा सुविधाओं और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए। इसके फायदे बताए जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो लिख सकते हैं। इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ पूछा जा रहा है, इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, इन टिप्पणियों को। अभी मोदी जी साइप्रस यात्रा पे गए ना, तो मोदी की साइप्रस यात्रा और वैश्विक संतुलन। चलिए एक बार साइप्रस को देख लेते हैं। और G7 में भाग लेने के लिए कनाडा भी जाने वाले हैं ना। देखिए साइप्रस, देख रहे हैं कि नहीं, दिखाई दे रहा है आपको, मध्य पूर्व में देश है साइप्रस। आधिकारिक तौर पर साइप्रस गणराज्य पूर्वी भूमध्य सागर पर ग्रीस के पूर्व, लेबनान, सीरिया और इजराइल के पश्चिम में, मिस्र के उत्तर, तुर्की के दक्षिण में स्थित एक यूरोपीय देश है। निकोसिया इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। तो भारत और साइप्रस के बीच संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक स्तर पर गहरे स्थायी रहे हैं। और आप देखेंगे कि दोनों देशों ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन किया है। दोनों के बीच गांधीवादी मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं, वैश्विक न्याय की प्रतिबद्धता के आधार पर गहन बौद्धिक और राजनीतिक सामंजस्य भी देखा गया है। साइप्रस में भारतीय प्रवासी समुदाय की सीमित संख्या के बावजूद सांस्कृतिक आदान प्रदान और शिक्षा, आयुर्वेद तथा योग जैसे क्षेत्रों में बढ़ती रुचि संबंधों को जन सांस्कृतिक गहराई देते हैं। आप देखेंगे हालांकि इन संबंधों को समकालीन प्रासंगिकता तब और अधिक बढ़ जाती है जब हम इसे भारत पाकिस्तान संघर्ष और तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे समर्थन की पृष्ठभूमि में देखते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते रणनीतिक समन्वय ने न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि यूरोप में भी एक नया कूटनीतिक दबाव उत्पन्न किया है। ऐसे में साइप्रस जैसे साझेदारों के साथ भारत का सहयोग भू राजनीतिक संतुलन के लिहाज से काफी से महत्वपूर्ण हो गया है। इस जियो पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में भारत साइप्रस संबंधों को केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय संदर्भों में भी विश्लेषित करना आवश्यक हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस दौरा इन द्विपक्षीय संबंधों को और प्रोत्साहन प्रदान करेगा। पिछले 23 वर्षों में प्रधानमंत्री स्तर का यह साइप्रस की पहली यात्रा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अब भूमध्य सागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ठोस कूटनीतिक और रणनीतिक आधार पर विस्तार देना चाहता है। ये भारत ने 1960 में साइप्रस की स्वतंत्रता को शीघ्र ही मान्यता दी थी। तभी से दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग बनाए रखा है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। भारत विशेष रूप से साइप्रस के विभाजन 1974 और तुर्की द्वारा उसके उत्तरी भाग पर अवैध कब्जे को लेकर हमेशा निंदात्मक रहा है। उसने एक सार्वभौमिक, स्वतंत्र और अखंड साइप्रस का समर्थन किया है। दोनों देशों के बीच गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आपसी विश्वास का आधार रही है और जिसने शीत युद्ध काल में उन्हें एक साझा वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाया। ये आप देखिए, साइप्रस ने भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया है, यह कहते हुए कि यह भारत का आंतरिक मामला है। साइप्रस की संसद और विदेश मंत्रालय ने विभिन्न अवसरों पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के पक्ष में बयान देकर संबंधों को और मजबूत दी है और दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी भागीदारी की है, जिससे वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
अब इसी तरह यही तो लिखना है आपको जब पूछा जाए। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा ने इन संबंधों में एक नया आयाम जोड़ दिया। यह यात्रा दोनों देशों के बीच संवाद को पुनः सक्रिय करने का अवसर बनी है। मोदी की यात्रा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर में साइप्रस की भूमिका को सुदृढ़ करना, जिससे भारत यूरोप के बीच व्यापारिक एवं रणनीतिक संपर्क को नया विस्तार मिलेगा। इसके माध्यम से भारत भूमध्य सागर में एक वैकल्पिक समुद्री और डिजिटल कनेक्टिविटी संरचना तैयार करने का इच्छुक है, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरुद्ध एक संतुलन बन सके। और आप देखिए, मोदी ने एक व्यापारिक राउंड टेबल में भारत की आर्थिक प्रगति, डिजिटल परिवर्तन, निवेश के अवसरों पर जोर देते हुए कहा कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है और साइप्रस जैसे देशों के साथ साझेदारी इस दिशा में रणनीतिक पूरकता ला सकती है। इसके अतिरिक्त भारत ने साइप्रस में शिक्षा, विज्ञान, नवाचार में सहयोग को बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। और आप देखते हैं कि कूटनीतिक संतुलन, तो यह यात्रा तुर्की पाकिस्तान रणनीतिक गठबंधन के प्रति भारत की एक परोक्ष प्रतिक्रिया भी है। तुर्की ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया, विशेषकर कश्मीर मुद्दे पर। तुर्की पाकिस्तान की सैन्य सहायता करता है और उसकी कूटनीतिक आवाज भी बन चुका है। इस्लामिक सहयोग संगठन में पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन कर तुर्की भारत को निरंतर चुनौती देने की कोशिश करता रहा है। ऐसे समय में जब तुर्की अपने ओटोमन अतीत की पुनरुत्थान और इस्लामी नेतृत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, साइप्रस के साथ भारत का गठबंधन एक संतुलनकारी कूटनीतिक कदम है। साइप्रस स्वयं तुर्की की विस्तारवादी रोग से पीड़ित रहा है। वह भारत की तरह ही संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा को प्राथमिकता देता है। विस्तृत सहयोग के क्षेत्र, इस यात्रा के दौरान रक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप सहयोग, बंदरगाह प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग की संभावनाएं उजागर हुई हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर भी विचार विमर्श किया है। साथ ही दोनों पक्षों ने उच्च शिक्षा, सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्रों में समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है, और जिससे जन जन के स्तर पर संबंधों की गहराई बढ़ेगी। साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते भारत के लिए यूरोप में प्रवेश का एक रणनीतिक द्वार बन सकता है। मोदी की इस यात्रा से यह संकेत भी मिलता है कि भारत अपनी विदेश नीति में केवल बड़े देशों पर केंद्रित न रहकर छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों को भी प्राथमिकता देने लगा है। और आप देखते हैं कि बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भी भारत साइप्रस सहयोग उल्लेखनीय रहा है। साइप्रस ने भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया। वहीं भारत ने साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन में निरंतर अपना पक्ष रखा है। यूरोपीय संसद में साइप्रस के प्रतिनिधियों ने भारत के विरुद्ध आलोचनात्मक प्रस्ताव का विरोध कर भारत की छवि को सशक्त किया है। तुर्की और पाकिस्तान जिस प्रकार से कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें साइप्रस जैसे देशों को भारत को खुला समर्थन नैतिक और कूटनीतिक रूप से अत्यंत आवश्यक है। दोनों देश कानून के शासन, मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के पक्षधर हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी साझेदारी को व्यापक नैतिक आधार भी मिलता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 मेंबर हैं, 10 अस्थायी हैं, 5 स्थायी हैं। परमानेंट मेंबर में आप देखिए चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट है। कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 स्थायी मेंबर को एक साथ होना चाहिए एक पक्ष में। अगर कोई भी विरोध में चला जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। एक कूटनीतिक सूझबूझ से आगे बढ़े भारत। पश्चिम एशिया के आकाश में छाए युद्ध के काले बादल समूची वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक अप्रत्याशित संकट की ओर धकेल रहे हैं। इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हवाई हमलों ने ऐसे संघर्ष को जन्म दिया जो पहले से ही असंतुलित वैश्विक ऊर्जा बाजार और राजनीतिक ध्रुवीकरण से जूझ रही दुनिया को और अधिक संकटग्रस्त कर सकता है। यह टकराव केवल 2 राष्ट्रों के बीच नहीं, बल्कि इसमें अमेरिका, खाड़ी देश, यमन के हाउती, फलस्तीन के हमास और अनेक अंतर्राष्ट्रीय ध्रुव शक्तियां प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से शामिल हैं। इजरायल द्वारा किए गए हमलों में ईरान के कई संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया और इस कार्रवाई को उस समय अंजाम दिया गया जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी थी। और इससे यह शंका उत्पन्न हुई कि कहीं इजरायल का उद्देश्य इस वार्ता को विफल करना तो नहीं था, और चाहता भी इजरायली। और इसके जवाब में ईरान ने भी आक्रामक बयानबाजी की और स्टेट ऑफ
हार्मुज जैसे रणनीतिक जलमार्ग को अवरुद्ध करने की चेतावनी दी। उल्लेखनीय है कि स्टेट ऑफ हार्मुज का यह ऐसा समुद्री गलियारा है जो पश्चिम एशिया से निकलने वाले लगभग 20% कच्चे तेल और एक बड़े हिस्से के तरल प्राकृतिक गैस के लिए जीवन रेखा के समान है। यह ईरान इस मार्ग को अवरुद्ध करता है तो इससे तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यह संकट उन देशों के लिए विशेष रूप से भयावह हो सकता है जो खाड़ी देशों से ऊर्जा आयात पर निर्भर है। भारत उनमें प्रमुख है। भारत की अर्थव्यवस्था ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर है, विशेषकर तेल गैस आयात पर। भारत की कुल तेल आवश्यकता का लगभग 85% आयात के माध्यम से पूरा होता है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। आयात का मतलब होता है खरीद रहे हम। यदि तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर जाती है तो भारत का चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों बढ़ सकते हैं। घरेलू मुद्रास्फीति की उछाल, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि और खाद्य मूल्य वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारत के लिए समस्या केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। वह अमेरिका इजरायल के साथ रक्षा और तकनीकी साझेदारी बनाए रखने की कोशिश करता है, वहीं ईरान से पारंपरिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संबंध भी रखता है। चाबहार बंदरगाह परियोजना और अफगानिस्तान तक व्यापारिक पहुंच जैसे मामलों में भारत को ईरान की आवश्यकता है। ऐसे में यह टकराव भारत को कठिन कूटनीतिक संतुलन साधने को मजबूत कर रहा है। भारत के लिए यह अवसर है कि वह अपनी कूटनीतिक सूझबूझ, रणनीतिक संतुलन और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को और अधिक स्पष्टता से प्रदर्शित करे। इसमें संवाद, संयम और सहयोग के मूल्य आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गए हैं। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि हम लोग किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम लोग बीच का रास्ता अपनाए हुए हैं एक तरह से। ये चुनाव की बातें हो रही, पश्चिम बंगाल की राजनीति की बातें, सामाजिक आधार पर संकट। आजकल आप देखिए वैवाहिक जो परेशानियां बनी हुई हैं उन्हीं की बात हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। जब समाज की सबसे पवित्र संस्थाएं विवाह और परिवार डगमगाने लगे तो पूरी सामाजिक व्यवस्था दरक जाती है। और सोनम द्वारा अपने नवविवाहित पति की हत्या का समाचार हाल ही में सुर्खियों में रहा। यह न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है बल्कि भारतीय समाज की उस संस्था का और सीधा प्रहार जिसे सबसे स्थायी और पवित्र माना जाता रहा है। यह घटना अकेली नहीं है, हाल के वर्षों में ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं जहां पति पत्नी में से किसी एक ने आत्महत्या की, एक दूसरे की हत्या कर दी या विवाहित संबंधों से विलिप्त होकर वैवाहिक जीवन को विनाश की ओर ले गए। ऐसे अधिकांश मामले में एक साझा तथ्य यह सामने आता है कि आवश्यक भावनात्मक संवाद की अनुपस्थिति, अवैध या तनावपूर्ण संबंध, सामाजिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं को अस्थिर कर रही है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विवाह और परिवार जैसी पारंपरिक संस्थाएं आज गंभीर संकट के दौर से गुजर रही हैं। आधुनिक जीवन शैली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तीव्र आकांक्षा और इंटरनेट मीडिया का नकारात्मक प्रभाव इस संकट को और भी जटिल बना रहे हैं। ये घटनाएं विवाह या फिर व्यक्तिगत जीवन के तनाव, कार्यस्थल के दबाव और भावनात्मक असंतुलन को दर्शाती है। ऐसे कृत्य यह संकेत करते हैं कि विवाह अब केवल एक रस्म या कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि सामाजिक संकट का केंद्र बनता जा रहा है। और जबकि हिंदू परंपरा में विवाह को 16 संस्कारों में प्रमुख माना गया है, सप्तपदी के 7 फेरे, अग्नि के समक्ष लिए गए संकल्प, कुल परंपरा के अनुसार किया गया संयोजन, ये सभी विवाह को केवल सामाजिक या फिर व्यक्तिगत नहीं बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक दायित्व से जोड़ते हैं। ये आप देखिए पश्चिम का अनुकरण। वहीं दूसरी ओर आजकल लिव इन रिलेशन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि आज की पीढ़ी विवाह को जिम्मेदारी से अधिक प्रतिबंध के रूप में देखने लगी है। सुप्रीम कोर्ट भले ऐसे संबंधों को वैधता दे चुका है, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक स्वीकृति आज भी सीमित है। विवाह की तुलना में लिव इन में दायित्व, पारदर्शिता व पारिवारिक समर्पण की कमी होती है। इससे रिश्ते अस्थिर होते हैं। पश्चिमी समाजों में विवाह, तलाक और लिव इन संबंधों की अवधारणा भारत से भिन्न है। वहाँ विवाह को सामाजिक अनुबंध माना जाता है जिसे आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकता है। तलाक को सामाजिक कलंक नहीं माना जाता है और समाज में तलाकशुदा व्यक्तियों को पुनः आत्मसम्मान से जीने का अवसर मिलता है। और यही कारण है कि वहाँ विवाह विफल होने के बावजूद प्रतिशोध की घटनाएं कम होती हैं। पश्चिमी देशों में काउंसलिंग संस्कृति प्रचलित है। विवाह पूर्व, पश्चात और तलाक के दौरान व्यक्तियों को मानसिक, भावनात्मक, कानूनी सहायता मिलती है। परिवार, समुदाय, शासन सभी स्तरों पर व्यक्ति के आत्म संरक्षण और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था होती है। जबकि इसकी विपरीत भारत में विवाह का विफल होना व्यक्ति की असफलता के रूप में देखा जाता है। महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है, जहां तलाक के बाद उन्हें सामाजिक बहिष्कार, अपमान और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मानसिक रूप से टूटता जाता है और कई बार हिंसक या आत्मघाती व्यवहार करने लगता है। एकल परिवार का दुष्प्रभाव। आज शहरीकरण, औद्योगिकरण और एकल परिवारों की वृद्धि ने विवाह को और अधिक असुरक्षित बना दिया। पहले संयुक्त परिवारों में बुजुर्गों के अनुभव, पारिवारिक मार्गदर्शन और सामाजिक निगरानी विवाह की स्थिरता
बनाए रखते थे। अब युवा जोड़े अकेले रहते हैं और समस्याओं का सामना स्वयं ही करते हैं। अकेलापन, व्यस्त जीवन शैली और आपसी संवाद की कमी रिश्तों को खोखला बना देती है। ऐसे में विवाहित जीवन में संवाद का अभाव एक गंभीर समस्या है। बहुत से जोड़ी आपस में खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। समस्याएं मन में पलती रहती हैं और एक दिन विस्फोट के रूप में प्रकट होती हैं। वैवाहिक साक्षरता, इन सभी समस्याओं के समाधान भी समाज के भीतर ही हैं। सबसे पहले हमें शिक्षा व्यवस्था में वैवाहिक साक्षरता को शामिल करना होगा। युवाओं को आप देखिए सिखाना होगा कि विवाह केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि संवाद, साझेदारी और संयम पर आधारित होता है। कॉलेजों में जीवन कौशल, संवाद की कला और दायित्व की समझ विकसित करने की आवश्यकता है। विवाह पूर्व और पश्चात काउंसलिंग को प्रोत्साहन देना चाहिए। विवाह केवल तब नहीं टूटता जब विवाद होता है, बल्कि यह तब भी जब संवाद समाप्त हो जाता है। लिहाजा इसे काउंसलिंग केंद्र होने चाहिए जहां दंपत्ति निष्पक्ष वातावरण में अपने मन की बात कह सके। विवाह को निशाना नहीं बल्कि जीना होता है, रोजमर्रा की समझ, संघर्ष, साझा निर्णयों के साथ। जब हम विवाह को बंधन नहीं, एक जीवंत संबंध के रूप में स्वीकार करेंगे, तभी समाज में स्थायित्व, संस्कार और संतुलन की पुनर्प्राप्ति संभव हो सकती है। क्या संभव हो सकेगी? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा, टिप्पणी किया करिएगा। इस तरह से आप देखेंगे आज के जो संपादकीय पार्ट है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।